इस फाइल में सबसे आप ऊपर देखोगे ये जेएसपी का पेज है हमारा। वो बनाने के लिए तो पता है कि राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, फिर यहाँ पे जेएसपी पे क्लिक करोगे, नेम दोगे तो हमारी एक जेएसपी का पेज बन जाएगा। जेएसपी पेज बनाने के क्या बेनिफिट्स है, हमने देख लिया कि हमारा काम जो है बहुत फास्ट हो जाता है, और जो कॉम्प्लिकेसी हमारी सर्वलेट में थी वो कॉम्प्लिकेसी बहुत कम हो गई यहाँ पे, है ना। क्योंकि इसके अंदर हम जेएसपी पेज के अंदर हम एचटीएमएल यूज कर सकते हैं, सीएसएस यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, और जावा का जो कोड है वो भी हम जेएसपी पेज के अंदर यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा इसमें जो है एक लाइब्रेरी भी है, उस लाइब्रेरी का यूज करके भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ डायरेक्टरी आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है पेज डायरेक्टरी, यानी कि मैं चलो यहाँ पे थोड़ा कमेंट बना के लिख देता हूँ। पेज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, ठीक है, ये कमेंट बना दिया मैंने, पेज डायरेक्टरी। तो पेज डायरेक्टरी क्या होता है, अगर आप पेज डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं तो वो पूरे पेज पर आपका अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जब भी हम जेएसपी का पेज बनाते हैं तो ये वाली लाइन अपने आप आ जाती है, ये वाली। तो एक्चुअली इन्होंने पेज डायरेक्टरी का यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है? कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल और पेज एनकोडिंग यूटीएफ-8। मतलब कि आ, हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट और एचटीएमएल का यूज कर, मतलब जो कंटेंट होगा हमारा टेक्स्ट और एचटीएमएल फॉर्मेट में होगा, ये हमने बता दिया पूरे पेज में, ठीक है। और यूटीएफ-8 जो है, कैरेक्टर कोडिंग जो है यूटीएफ-8 की होगी। अब अगर खुद का आपको पेज डायरेक्टरी अप्लाई करना है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये जैसे आप ये लेसर देन का ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, और यहाँ पे ये आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंटर करोगे तो ये पेज डायरेक्टरी आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे इंपोर्ट इक्वल टू, अब जैसे हमारे पास में बहुत सारी क्या है, क्लासेज हैं, बहुत सारी क्लासेज हैं जिनको आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको पेज डायरेक्टरी, क्योंकि हम जेएसपी के अंदर है अभी, हम सिंपल जावा के अंदर नहीं है, यहाँ मतलब डॉट क्लास के अंदर नहीं है, हम लोग क्या है जेएसपी पेज के अंदर है। तो जेएसपी पेज के लिए आपको यहाँ पे पेज डायरेक्टरी लगा के उसको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। इंपोर्ट कर दिया, डबल कोट लगा दिया, और डबल कोट के अंदर जो भी, ताकि आप उनके अंदर के जो मेथड्स हैं उनको कॉल कर पाओ। जैसे हम को जावा के अंदर क्या करते हैं कि अगर हमें कोई मैथ का फंक्शन यूज करना है ना, या जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा, तो स्ट्रिंग पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार, ताकि हम उसके बटन वटन यूज कर पाए, है ना। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करने के लिए पेज डायरेक्टरी लगाना पड़ेगा, ताकि हम कहीं पर भी उन चीजों को यूज कर पाए, चाहे कोड जावा हो या और कोई चीज हो। तो इंपोर्ट जावा वो आपको फिर लिखना पड़ता है, ये आ गया यूटिल जैसे लिख दिया, और फिर और जैसे दे दिया रैंडम, लिस्ट खुल जाती है। ये तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, क्योंकि ओपन होने में तो ये टाइम ले रहा है। तो इस तरह से पेज डायरेक्टरी लगा दिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि नीचे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी जो है यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, इस तरह से जावा डॉट एरे लिस्ट का यूज कर सकते हैं, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या करते हैं, इंपोर्ट कर दिया, ताकि पेज के अंदर, पूरे पेज के अंदर आप इनके जो फंक्शनैलिटी है उनको यूज कर पाए। इसलिए हमारा पेज डायरेक्टिव जो है यूज होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जेएसपी पेज को बता रहा है कि भैया ये हमने इंपोर्ट कर लिया, और ताकि हम यूज कर पाए। अब जैसे यहाँ पे ये कोड तो पहले एचटीएमएल है, हेड है, और क्या नाम है, ये तो टाइटल है जेएसपी पेज, बॉडी के अंदर। अब ऊपर तो आपने इंपोर्ट कर लिया, यूज कैसे करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं कमेंट बनाता हूँ इस वाली लाइन को, इसको थोड़ी देर में बताऊंगा ये है क्या चीज। और यहाँ से देखते हैं, ये तो हमने हेडिंग टैग यूज किया हुआ है, रैंडम नंबर। इसके अंदर ये स्क्रिप्टलेट टैग हमने पढ़ा था पहले ही, परसेंट और परसेंट स्क्रिप्टलेट। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल, सॉरी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया आर ऊपर, क्योंकि हमने ये क्या कर रखी, रैंडम क्लास जो है इंपोर्ट कर रखी है।
तो जाहिर सी बात है हमें अपने पेज के अंदर कुछ काम करना होगा, है ना। इस रैंडम क्लास के जो मेथड्स है उनको हम कॉल कर पाए, ये हमें करना था कुछ वर्क, तो इसलिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं रैंडम क्लास टाइप का। अगर मैं ये इंपोर्ट नहीं करता यहाँ पे रैंडम, तो यहाँ पे मेरी एरर आती। तो इसलिए हमारा पेज डायरेक्टरी यूज है, पेज डायरेक्टरी की वजह से ही हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आर एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि रैंडम क्लास टाइप का है। हमने क्या बोला, इंटीजर n, एक वेरिएबल ले लिया n, और इसके अंदर क्या जाए r डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे एक रेंज दे दी हमने 20। इसका क्या मतलब हुआ कि r तो एक ऑब्जेक्ट है रैंडम क्लास टाइप का, इस r के थ्रू हम क्या करें, r डॉट नेक्स्ट इंट, तो इसके थ्रू हम कोई भी रैंडम नंबर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उसकी हमने एक रेंज दे रखी है 20, यानी कि 0 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर रैंडमली सिस्टम निकालेगा और उसको n के अंदर स्टोर कर देगा। कोई भी नंबर हो सकता है, वो 9 हो, 10 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, क्योंकि रैंडम ऑब्जेक्ट होता है इस तरह का। बस हमने इस स्क्रिप्टलेट को क्लोज कर दिया। अब एक्सप्रेशन टैग के अंदर हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन टैग के अंदर हमने यहाँ पे सिंपल n को प्रिंट करा रखा है। तो चलो पहले इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं कि ये आ कैसे रहा है। इसको चला के देखते हैं। तो व्हाट इज जेएसपी अगर आता है आपके पास में, तो पहले जेएसपी को आप बता सकते हो, सर्वलेट के डिसएडवांटेजेस, जेएसपी के एडवांटेजेस, है ना। ये और ये लाइन तो कॉमन ही है कि भाई जेएसपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। यही लैंग्वेज आपकी सर्वलेट में भी होती है। फिर आप जेएसपी के अंदर इसके जो टैग्स हैं अलग अलग, वो डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्रेशन टैग, सर्वलेट टैग, है ना, डिक्लेरेटिव टैग। और पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, सेकेंड डॉट जेएसपी, ऐसा कैपिटल है। तो ये देखो, ये हेडिंग आ गया रैंडम नंबर और एक 19 आ गया। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो देखो कुछ और नंबर आ गया। जितनी बार रिफ्रेश करोगे हर बार आपको अलग नंबर मिलेगा, रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट ले रखा है आर, और आर क्या है, रैंडम टाइप का, तो ये आर के अंदर से एक वैल्यू निकल रही है। अगर मैं ये रेंज चेंज कर दूं, यहाँ पे सपोज मैं 120 कर दूं और सेव कर देता हूँ उसे, अब रिफ्रेश करूंगा तो देखो अब क्या होगा, वो हमने मैक्सिमम रेंज 120 दे दी। ठीक है, 32 आ गया, 68 आ गया, कोई भी रैंडम नंबर निकालेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर 120 है, उससे बड़ा नंबर नहीं देगा। देख रहे हो, जैसे कि ये कहाँ पे यूज होता है आपका, आपने देखा होगा जैसे रजिस्ट्रेशन होता है कई बार, तो रजिस्ट्रेशन अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जनरेटेड हो और वो भी मतलब रैंडमली मिल जाए, सीक्वेंस में ना मिले किसी को, है ना। क्योंकि देखो जैसे कि क्या मान लीजिए जैसे 10 दोस्त हैं और वो कोई एग्जाम भर रहे हैं, कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का, तो वो क्या चाहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो एक ही सीक्वेंस में आए आगे पीछे, तो भैया वो 10 के 10 एक ही सीक्वेंस में भर देंगे, है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, रैंडमली नंबर जनरेट करता है, तो वहां पे चांसेस कम हो जाएंगे कि उनको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम रैंडम नंबर का यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके, तो ये देखो ये तरीके, इसमें इस तरीके से प्रिंट करा हुआ, हालांकि हम इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्टलेट टैग में ये डिक्लेयर किया और प्रिंट कराने के लिए एक्सप्रेशन टैग का यूज किया हुआ है, जैसे लेसर देन ब्रैकेट, परसेंटेज, इक्वल, और फिर एन, एन के अंदर ये वैल्यू थी, उसको प्रिंट करा दिया। अगर आप उसी तरह से प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, इसको हटा दो, इसको सेव कर लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोनों तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो, आउटडॉट प्रिंटर है। ठीक है, 18 18 दो बार दे रहा है। अच्छा, ये शायद इसने इसको ये कमेंट नहीं बनाना, हमारा कमेंट बना लेते हैं इसको। देखते हैं कमेंट बने, अभी भी नहीं बना होगा शायद, उसके लिए वो हमें, चलो कोई नहीं, ये कमेंट बनाना पड़ेगा हमें। तो तब ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो दो बार जो वैल्यू दिया था वो एक बार तो यहाँ की वजह से प्रिंट करा था, एक बार यहाँ की वजह से। इसको सेव कर लो और तब जाओगे तो तब ये, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो आप किसी भी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो
ये है हमारा पेज डायरेक्टिव। अब तो क्लियर हो ही गया होगा पेज डायरेक्टिव क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में एक और डायरेक्टरी होता है जिसको हम बोलते हैं, चलो इससे पहले मैं कुछ और करके दिखाता हूँ। अ, हमारे पास में एक और डायरेक्टरी होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड, ये वाली लाइन कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, इंक्लूड डायरेक्टिव। तो ये कैसे यूज होता है, आपको वही सिंपल ऐसे लेसर देन वाला ब्रैकेट लगाना है। तो ये देखो ये नीचे इंक्लूड आ रहा है, तो इस इंक्लूड की वजह से आप कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि किसी दूसरे पेज को की कोडिंग को इस पेज में ला सकते हो। जैसे आपने चाहते हो ना कि किसी कॉम्प्लिकेसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड अलग अलग पेज में लिख देते हैं, और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है, जैसे आपने क्या कर, जैसे हम वहाँ पे करते थे HTML CSS में, हम जो स्टाइल्स होती थी उसके लिए एक अलग शीट बना लेते थे, और जहाँ पे हम उस स्टाइल वाली फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ में लिंक कर देते थे। तो उससे हमारी कॉम्प्लिकेसी रिड्यूस होती थी और काफी अच्छा उसमें ठीक रहता था। तो वैसे ही हम यहाँ पे JSP में भी कर सकते हैं कि कुछ कोड आप दूसरी फाइलों में लिख सकते हो और उस कोड को अपने इस पेज पे लेके आ सकते हो। तो उसके लिए आपके यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव है, वैसे देन वाला ले जाओगे, और या तो आप टाइप कर लो, नहीं तो सही इजीली आप ऐसे ला सकते हो। जिस भी फाइल को लाना है यहाँ पे फाइल लिख दिया, इक्वल कर दिया, और डबल कोट के अंदर उस फाइल का नाम दे दिया। तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, इंक्लूड फाइल हेडर डॉट जेएसपी किया हुआ है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम हेडर डॉट डीएसपी को इस वाले पेज के अंदर, यानी कि जिसका नाम सेकंड डॉट डीएसपी है उसके अंदर लेके आ रहे हैं, यानी कि इस वाले की कोडिंग, जो ये हेडर डॉट जेएसपी है उसकी कोडिंग इस वाले के अंदर चल जाएगी। अब हम देख लेते हैं इस हेडर डॉट जेएसपी के अंदर हमने किया क्या है। तो ये हेडर डॉट जेएसपी हमारा एक जेएसपी पेज है, इसके अंदर हमने कुछ चीजें करी हुई हैं। जैसे कि ये बॉडी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, मैं चलो दोबारा से करके देखता हूँ या करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक H2 हेडिंग बना लेता हूँ, H2, और H2 के अंदर दे दिया मैंने हाय हाउ आर यू, इस तरह से मैंने दे दिया। ठीक है, तो तो अभी तो क्या होगा कि, चलो पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और मैं इस नीचे वाले को थोड़ा कमेंट बना देता हूँ, नीचे वाले को कमेंट बना देते हैं। इसका नाम है हेडर डॉट जेएसपी। अभी हेडर डॉट जेएसपी को हम चलाते हैं, तो हेडर डॉट जेएसपी में हाय हाउ आर यू लिखा हुआ है क्योंकि मैंने दिया था। अच्छा, एक और चीज है, मैं इसको भी कमेंट ये बना देता हूँ कमेंट। नीचे क्योंकि वो टाइम पे लिखा हुआ है, वो क्यों आ रहा है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाय हाउ आर यू यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अभी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे H2 के अंदर ये सिंपल से लिखा था। अब इस H2 के लिए मैं कुछ स्टाइल्स दे सकता हूँ। ठीक है, ये हमने HTML CSS में पढ़ा हुआ है वहाँ पे, जब हम वेब टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में गई थी। तो हमारे पास में इनलाइन स्टाइल होता है, इंटरनल स्टाइल होता है और एक्सटर्नल स्टाइल होता है। तो फिलहाल मैं इनलाइन स्टाइल का यूज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो हाय हाउ आर यू लिखा हुआ है थोड़ा सा इसका कुछ स्टाइलिंग आ जाए इसमें। तो इसके लिए मैं दे सकता हूँ यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड कलर, कुछ भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो मैंने दे दिया, रेड दे दिया। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपको इसका कलर जो है, मतलब लिखा हुआ जो दिखना चाहिए, वो मैंने दे दिया वाइट दे दिया। मैं सेव कर रहा हूँ, इतना ही दिखाता हूँ, फिर आगे कुछ चेंजेस और कर लेंगे। तो वो जो सेकंड डॉट जेएसपी है वो मेरी दूसरी फाइल है, इस वक्त मैं सिर्फ हेडर हेडर। ठीक है, तो देख लिया इस तरह से आ गया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं स्टाइलिंग में, हमने थर्ड सेम में किया हुआ है ऑलरेडी। पैडिंग दे सकते हैं हम,
हमने दे दिया 40px, सेव कर लेते हैं। पैडिंग से पैडिंग होता है आपका टेक्स्ट और ये जो ये लिखा हुआ है हाय हाउ आर यू, इसका ये जो है ना इसके एजेस से गैप, ये गैप आ गया। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अलाइनमेंट करना है तो अलाइनमेंट हम दे सकते हैं, अलाइन। ऐड कर दिया, प्रेस कर दिया। अच्छा ये डिव के अंदर रखना पड़ेगा तब होगा, अभी नहीं होगा जैसे। ठीक है, अगर मैं इसको डिव के अंदर रखूँ तो टेक्स्ट लाइन तो नहीं है, हाँ टेक्स्ट लाइन है, सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर में आ गया। तो ऐसे में खैर ये तो छोड़ो, ये आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इसको किसी दूसरे में इंक्लूड करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली कोडिंग सेकंड डॉट जेएसपी में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, ये मैं सेकंड डॉट जेएसपी में आ गया। इंक्लूड डायरेक्टरी का यूज करो, जो फाइल इसमें आप चाहते हो कि वो जो हमने सेटिंग करी है उस वाले पेज में वो पूरा इसके अंदर आ जाए, तो हमने कह दिया इंक्लूड फाइल हेडर डॉट जेएसपी। अब सेव तो हो ही रखा है, मैं इसको चला लेता हूँ। अब तो चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा किसको, सेकंड डॉट जेएसपी, SECOND सेकंड डॉट जेएसपी। ठीक है, तो देखो वो जो ये वाला जो मेरा आउटपुट था ना, ये वाला आउटपुट तो मेरा हेडर डॉट जेएसपी का था। अभी यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में देखो, मैं सेकंड डॉट जेएसपी को चला रहा हूँ, लेकिन उस वाली फाइल का आउटपुट मुझे इस वाले पेज पे भी दिख रहा है, यानी कि मेरे इस वाले पेज का नंबर आउटपुट तो सिर्फ ये था, रैंडम नंबर और 72, लेकिन वो जो फाइल थी वो फाइल का आउटपुट भी मुझे इसी पेज में आ गया। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमने जो हेडर फाइल थी उसको इंक्लूड किया हुआ। अगर मैं इसको हटा दूं, देखो मैं कमेंट बना देता हूँ अभी से, तब हमें नहीं दिखेगा ये, क्योंकि हम एक्चुअल में चला तो सिर्फ सेकंड डॉट जेएसपी को ही रहे। कमेंट नहीं बना के, ठीक है। तो ये देखो वो हट गया है, इसलिए हटा है क्योंकि हमने उसे कमेंट बना दिया था। इसलिए अब हमें वो वाला आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो एक्चुअली में जो बैकग्राउंड रेड और जो भी लिखा हुआ था वो हमारा हेडर डॉट जेएसपी का था। तो इस दूसरी फाइल का आउटपुट लाने के लिए हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव है। अच्छा, अभी इसी हेडर और भी बहुत मतलब आप जो भी यहाँ पे कोड करेंगे वो आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे डेट करने के लिए हमारे पास में ये हमने कुछ हेडर डॉट जेएसपी में कुछ कोड किया हुआ। अभी मैं हेडर डॉट जेएसपी में हूँ, तो ये ऊपर हमने हेडिंग बनाई थी, उस पर कुछ सेटिंग करी। अब ये थोड़ा डेट को लाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, कुछ कोडिंग किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस हेडर वाले पेज पे डेट भी दिखे, तो करंट डेट, और फिर यहाँ से यहाँ तक का है डेट लाने के लिए, है ना। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन टैग था, एक्सप्रेशन टैग टैग के अंदर क्या कर दिया, न्यू डेट ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट टू स्ट्रिंग, तो इतने से हमारी जो करंट डेट है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये डेट वाला जो आ, आपका ऑब्जेक्ट है वो अपना काम करे, उसके लिए आपको इस यहाँ पे डेट क्लास को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और इसको इंपोर्ट करने के लिए पेज डायरेक्टिव है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, @ पेज इंपोर्ट और java.util.date। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, फिलहाल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो ये सेव है। अभी मैं इसको दोबारा से जो आउटपुट देखता हूँ सेकंड, इसको हटा के मैं हेडर डॉट जेएसपी, तो देखो ये आ गया और यहाँ पे डेट आ गया। अभी सिर्फ मैं हेडर डॉट जेएसपी को चला रहा हूँ, और क्योंकि मैंने सेकंड डॉट जेएसपी के अंदर हेडर डॉट जेएसपी को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसका आउटपुट भी उसी पेज के अंदर देखेगा। तो हम चला के देख लेते हैं सेकंड डॉट जेएसपी को। ठीक है, तो ये वाला आउटपुट जो हेडर डॉट जेएसपी का वो तो आ ही रहा है इसमें, और जो सेकंड डॉट जेएसपी का अपना आउटपुट था ये वो देख ही रहा है। तो इस तरह से हमने दो डायरेक्टिव को सीख लिया अभी, पेज डायरेक्टिव और जो है आपका इंक्लूड डायरेक्टिव। इसके अलावा हमारे पास में एक डायरेक्टिव और होता है जिसको हम बोलते हैं टैग लिब डायरेक्टिव।
तो हमारे पास में जो कोर जावा है, कोर जावा के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है ना, इफ है, एल्स है, या आपके जो एरे हैं, तो वो सब चीजें हम यूज कर पाए उसके लिए हमें टैगलिब डायरेक्टरी का यूज करना टैगलिब डायरेक्टरी का यूज करना पड़ता है। और तो कैसे करते हैं उसके लिए, ये मैंने एक फाइल बना रखी है JSTL, इसका नाम रखा है JSP। साथ के साथ आपको टैगलिब डायरेक्टरी को यूज करने के लिए यहाँ पे एक जार फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। नेटबीन्स के अंदर तो जार फाइल अवेलेबल होती है ताकि आप कोर जावा का यूज कर पाए JSP के अंदर, ठीक है। JSP के अंदर आप कोर जावा का यूज कर पाए, उसके लिए हमारे पास में एक लाइब्रेरी है, JSTL लाइब्रेरी, मतलब जार फाइल है। लेकिन हो सकता है अगर आप कोई दूसरा इंटीग्रेटिव दूसरी आईडी यूज कर रहे हो, उसके अंदर JSTL जो लाइब्रेरी वो ना हो, तो आपको गूगल में से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐड करना है उसमें आप जो है यहाँ पे एक मिनट में, सॉरी यहाँ पे नहीं, लाइब्रेरी में जाएंगे, इसमें गए और ठीक है, लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज में आप यहाँ पे क्लिक कर दो और ऐड जार ऑब्लिक फोल्डर है, इस पर क्लिक कर दो। ऐड लाइब्रेरी पे चले जाओ, ये आपके पास काफी सारे ऑप्शन आएंगे, यहीं पे JSTL होगा, जैसे ये दिख रहा है JSTL, और ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कर दो, ठीक है। दूसरी आईडी के अंदर नहीं हुआ तो आप गूगल से डाउनलोड करो, तब सेम यही ऑप्शन है, तो वहां से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो JSTL है, ये पहले मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं था, ये ऐड कैसे आया है ना। तो इसका चाहे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने SPDC4 करके बनाया है, इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको JSTL लाइब्रेरी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं किया इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने सिर्फ YT जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐड किया। वो क्यों किया, ताकि मैं कोर जावा की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो यहाँ पे JSP के अंदर यूज कर पाऊँ। वो जार ऐड करने के बाद में तब आपको ये टैगलिब डायरेक्टरी का यूज करना पड़ता है। ये लेसर देन लगाया और फिर यहाँ पे आपको टैगलिब दिख रहा है इस तरह से। उसके अंदर फिर उस आपके बाद में ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपको लिखना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीफिक्स सी। अब ये प्रीफिक्स सी आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब जब आप जावा की कोडिंग शुरू करोगे तो वो कौन से प्रीफिक्स से स्टार्ट हो, अभी समझ आ जाएगा। आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हो, अमन, रोहित, मोहित, बलराम, कुछ भी लिख सकते हो, या ABCD कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। URL ये फिक्स्ड है, ये आपको यही लिखना पड़ेगा, HTTP java sun.com JSP JSTL और कोर। मतलब आप बता रहे हो एक तरीके से कि भैया हम ये कोर को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद में ये तो HTML का पेज जैसा है वो रहता है, ये कोडिंग तो पहले से पूरी रहती है, बॉडी भी रहता ही है, हेलो वर्ड भी रहता ही है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप लेसर देन लगाओगे और सी लिखोगे, है ना, सी, क्योंकि हमने ऊपर प्रीफिक्स सी लिख रहा, तो ये इतनी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, जैसे आपको फॉर ईच लूप लगाना है, इफ लगाना है, सी लिखते ही साथ ही लेसर देन लगाया, सी लगाया, तो ये इतनी सारी देखो, ये वैन लगा दिया, URL सेट, ये सारी चीजें अपने आप खुल जाएंगी। आउट कोई चीज प्रिंट करनी है तो इस तरह से। तो ये जैसे यहाँ पे नीचे था, ये तो मैंने कोड किया हुआ है, सी सेट, कोई वेरिएबल नेम आपको डिक्लेयर करना है तो VAR यहाँ पे लिख दिया और उस वेरिएबल का नाम नेम है, उसमें वैल्यू क्या रख दी, SPDC। मतलब वेरिएबल में वैल्यू जैसे नॉर्मली आप डालते हो इंटीजर I इज इक्वल टू n, तो एक नेम वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी और ये सी सेट क्लोज कर दिया। अब इसको प्रिंट कैसे कराना है, प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आउट है हमारे पास में सी, जैसे आप यहाँ पे मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ऐसे लिखोगे, सी लिखोगे तो ये नीचे आपको यहाँ पे ये आउट दिख रहा है, एंटर मार दोगे तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आपको प्रिंट करानी है तो उसके लिए आउट है, सी आउट और वैल्यू, और क्या प्रिंट कराना है ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन डॉलर नेम। तो हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं, नेम, नेम तो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, SPDC, ठीक है।
अच्छा, तो मैं थोड़ा चला के दिखा देता हूँ तो थोड़ा आइडिया आएगा कि ये है क्या चीज़। इसका नाम है हमारा JSTL.JSP। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, JSTL रखा हुआ मैंने, आप कुछ भी नाम रख सकते हो फाइल का। JSTL.JSP कुछ गड़बड़ होगा क्या? JSTL, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक था ना ये इसकी वजह से हो रहा है, ये अधूरा छोड़ रखा था इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब चला के देखते हैं इसको। अच्छा सेव नहीं किया। हेलो वर्ड और एसपीडीसी, ये नीचे वाला क्यों आया ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये हेलो वर्ड और ये एसपीडीसी क्यों आया ये तो पता चल ही गया होगा। ये जो हमने इतना कोड किया हुआ है, हेलो वर्ड तो ये H1 के अंदर लिखा हुआ है इसलिए आ रहा है, और ये जो 2 लाइनें लिखी इसकी वजह से वो एसपीडीसी लिखा हुआ है। मतलब हमने एक नेम वेरिएबल लिया, उसके अंदर एसपीडीसी स्टोर किया और उस नेम को प्रिंट करा दिया। लेकिन उसके नीचे भी ये जो है दिस इज ट्रू ब्लॉक 95, ये क्यों आ रहा है? तो जैसे वहाँ पे आप इफ एल्स यूज करते थे कोर जावा के अंदर, वैसे यहाँ पे हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। उसके लिए कैसे आप ये सी ये करोगे, सी लिखोगे और खोलने लगाओगे तो ये पूरी ये लिस्ट खुल जाएगी, है ना। आप इसको सिलेक्ट कर लो या आप टाइप कर लो, वो अपने आप लिस्ट खुलने पे एंटर करने पे थोड़ा फास्ट हो जाता है वर्किंग। तो हम इफ एल्स का कुछ काम करना चाहते थे, तो उसके लिए हमने ये इफ का यूज किया, इफ और टेस्ट। क्या टेस्ट करें? टेस्ट इज इक्वल, ये एक्सप्रेशन हमने दे दिया। क्या एक्सप्रेशन दे दिया? 10 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या 10 2 से बड़ा है? कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन हमारी जो है ये फॉल्स है। तो फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ ये टेस्ट किया और इसको जो है प्रिंट करा दिया। और एक और वैल्यू हमने प्रिंट करा रखी है यहाँ पे, सी आउट वैल्यू। हम डायरेक्ट भी कोई चीज प्रिंट करा सकते हैं, 50 + 45। तो ये इस तरह से कर रखा है, ठीक है। दिस इज ट्रू ब्लॉक तो यहाँ से आ रहा है। मतलब ये चेक किया क्या 10 2 से बड़ा है? बिल्कुल ये बात सही है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर दूं तो वो ये वाली लाइन नहीं प्रिंट करेगा, ये नहीं प्रिंट करेगा। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देखो दिस इज ट्रू ब्लॉक उसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया? वो इसलिए नहीं प्रिंट किया कि जब आपने यहाँ पे टेस्ट किया, क्या 10 20 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके अंदर का ये जो है वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सी इफ जो था, और बाकी 95 तो प्रिंट करेगा क्योंकि ये इफ का पार्ट नहीं था, ये तो हमने सिंपल प्रिंट करा रखा था। तो इस तरह से व्हाट इज जेएसपी अगर आता है तो आप इसमें ये जो डिक्लेरेटिव टैग हो गया, स्क्रिप्टलेट टैग और एक्सप्रेशन टैग, वो एक्सप्लेन करके आप ये डायरेक्टरी को भी एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा।